जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 13। ठीक है, ध्वनि साउंड किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपने विद्यालय में जैसे कि ज्ञात होता है कि पीरियड समाप्त हो गए हैं। ठीक है, दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने जैसे कोई आ रहा है तो दस्तक की मतलब आने की आवाज़, एक दस्तक की आवाज़ हम सुनकर उनको जो आ रहा है तुरंत हमें पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। ठीक है, प्रायः हम यह जान लेते हैं, ठीक है, कि कोई आपकी ओर आ रहा है। आपने बचपन में एक लुका छिपी का खेल तो खेला ही होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी होता है, ठीक है, उसकी क्या होती है, आँखों में पट्टी बंधी होती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को क्या करना होता है, पकड़ना होता है, छूना होता है। ठीक है, तो अब आँखों पर पट्टी बंधे होने के कारण भी वो खिलाड़ी को मतलब वह दूसरे खिलाड़ी के क्या होता है, उसके समीप जाकर कोई ध्वनि का मतलब उसको छूता है। ठीक है, और ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, साउंड ध्वनि का हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी क्या करता है, सहायता करता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो आप ध्वनि के कारण ही कुछ सुन पा रहे हैं। हम आपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ठीक है, हमारे चारों तरफ हमें विभिन्न प्रकार की आवाज़ें, विभिन्न प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। आपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक हम क्या करते हैं, सूची सारणी बनाते हैं। ठीक है, विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनते हैं। ठीक है, ये चित्र में बने हुए हैं सितार, बांसुरी, हारमोनियम। ठीक है, ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, जो ध्वनि होती है वह कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है, जैसे कि विद्यालय की घंटी को जब बज ना रही हो छूकर देखिए। ठीक है, आप कैसा एक अनुभव करते हैं। ठीक है, जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही है तो इसे पुनः छूकर देखिए। कभी कक्षा किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर या फिर आगे पीछे होने वाली गति को हम कंपन कहते हैं। जब कसकर एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं या फिर बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह क्या होता है, कंपन करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो क्या होती है, जो ध्वनि जो आवाज़ होती है वह बंद हो जाती है। हम देखते हैं कि कंपमान वस्तु जो ध्वनि उत्पन्न करती है, कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाती हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में इनका जो आयाम होता है, ठीक है, इतना कम होता है कि हम इन्हें देख नहीं पाते हैं, तथापि हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। संभवतः आपने मजीरा, ठीक है, घटम तथा नोट मिट्टी के जो बर्तन होते हैं तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में पाए जाते हैं। जैसे कि मिट्टी के बर्तन होते हैं वह हमारे देश के बहुत से भागों में पाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या फिर आघात किया जाता है, मतलब इन्हें पीट कर कूट कर बनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मनुष्यों मतलब कि मानवों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, जो मनुष्य द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है उसके बारे में। ठीक है, कुछ समय तक जोर से बोलिए या फिर गाना गाइए अथवा भौरी की तरह गुंजन होता है वह कीजिए। आप हाथ को अपने कंठ पर रखिए। ठीक है, मानव में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। मानव में जो ध्वनि होती है वह वाक्य यंत्र अथवा की कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी अंगुलियों को जो कि हम कंठ पर रखते हैं, एक कठोर उभार को हम क्या करते हैं, खोजते हैं, जो निकले समय
चलता हुआ प्रतीत होता है। और जो शरीर का भाग होता है वह वाग यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है और वाक यंत्र या फिर कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं जैसे कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। मनुष्यों में वाक यंत्र मतलब कि चित्र बना हुआ है किसका? वाक यंत्र का। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो जो हमारे शरीर में के अंदर वाक तंतु कंपित होते हैं जिससे कि जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां या फिर तंतुओं को तना हुआ या फिर ढीला कर देती है। क्या करती है? उसे तना रहने देती है या फिर कि एकदम से ढीला कर देती है। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तो यह वाक ध्वनि का प्रकार या फिर उसकी जो गुणवत्ता होती है उस वाक ध्वनि से मतलब भिन्न होती है, अलग प्रकार की होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं, जब तंतु किस प्रकार के होते हैं? ढीले या फिर मोटे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ध्वनि संचरण के लिए माध्य की आवश्यकता होती है। वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायु क्या करती हैं? खींच पाते हैं तो क्या होती है? जो ध्वनि होती है वह पूरी तरह से सुनाई देना बंद हो जाती है। ठीक है, इसका कारण यह होता है कि जो ध्वनि का संचार मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम उसे चाहिए। ठीक है, जब किसी बर्तन में से हम क्या करती हैं? पूरी जो वायु होती है वायु पूरी तरह से निकालती जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन निर्वात है। ठीक है, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। ठीक है, जो ध्वनि होती है वह निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। ध्वनि द्रव में संचरित होती है। किस में संचरित होती है? ध्वनि द्रव में संचरित होती है। आपने कान को लकड़ी या फिर धातु की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर हम क्या करते हैं? रखकर तथा अपने मित्र को हम दूसरे सिरे को क्या कहते हैं? खरोचने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो उपरोक्त हम जो एक क्रियाकलाप है उसे हम करते हैं। ठीक है, तो ध्वनि लकड़ी या फिर धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरित कर सकती है। ठीक है, एक मनोरंजन हम एक क्रियाकलाप दर्शा रहे हैं। ठीक है, खिलौना टेलीफोन को हम याद करते हैं। और अब हम पढ़ेंगे हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। कान के बाहरी भाग की आकृति कीप, ठीक है, कीप जैसी होती है। कैसी होती है? कीप जैसी। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह क्या होता है? यह एक नलिका से गुजरती है। दूसरे सिरे पर एक पतली तनिक झिल्ली होती है। दूसरे सिरे पर क्या होती है? एक तनिक झिल्ली होती है। इसे हम क्या कहते हैं? कर्णपट्ट कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। कौन सा? यह एक क्या करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। कर्णपट्ट एक तनित रबड़ की सीट के समान होता है। ध्वनि में कंपन कर्णपट्टे को कंपित करती हैं। ठीक है, कर्णपट्टे कंपों को अंतरण कर तरह भेज देता है। वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को क्या करते हैं? सुनते हैं। ये बना हुआ है मानव कान कर्ण का चित्र। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंपन का आयाम, आवर्त काल तथा आवर्ती। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु किसी भी चीज़ का यहाँ वहाँ इधर उधर गति करना क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। इस गति को हम क्या कहते हैं? दोलन गति भी कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को हम दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, जो आवृत्ति होती है उसे हम किस में मापते हैं? तो हर्ट्ज से मापते हैं। इसका संकेत
एच जेड है। एच जेड आवृत्ति एक दोलक प्रति सेकंड के बराबर होता है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को हम देखते हैं। बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों को हम पहचान सकते हैं। ये ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, ध्वनियाँ कैसी होती हैं? विभिन्न प्रकार की होती हैं। आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो गुण हैं। ठीक है, आयाम और आवृत्ति किसी ध्वनि के दो गुण हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रबलता और तरत। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है, जबकि किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है। ठीक है, जो कंपन करती है जो वस्तु, उसका आयाम कैसा होता है? अधिक होता है। तो इसके द्वारा दो ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो ध्वनि क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। ठीक है, किसी आवृत्ति ध्वनि की तीव्रता या फिर तारतम्य को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि कैसी होगी? ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि का तारतम्य कम है। उदाहरण के लिए ढोल क्या है? मंद आवृत्ति से कंपित होता है। ठीक है, ढोल हमेशा मंद आवृत्ति से क्या होता है? कंपित होता है, इसलिए यह कम तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति कैसी होती है? तो अधिक होती है, और इसलिए यह क्या करता है? अधिक तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, पक्षी उच्च तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि जो शेर की दहाड़ होती है, ठीक है, जब शेर दहाड़ता है तो उसका तारतम्य मंद होता है, मतलब धीमा होता है। शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है, जबकि पक्षी की ध्वनि कैसी होती है? दुर्बल होती है। बच्चों तथा वयस्कों की आवाज़ सुनते ही बच्चों की आवाज़ की आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक है। सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति तथा अधिक तीखी होती है। अब हम पढ़ेंगे श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनि। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपेयमान वस्तु की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्वनि करने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की जो ध्वनि होती है वह ध्वनि मानव कान सुन नहीं सकता है। ठीक है, जो कि 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की जो ध्वनि होती है वह जो मनुष्य के कान होते हैं वह उसे नहीं सुन सकते हैं। यह कह सकते हैं कि जो 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि होती है वह मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती है, सूचित नहीं की जा सकती है। ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? अश्रव्य कहते हैं। ठीक है, उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनियाँ होती हैं वह मानव कान द्वारा संसूचित नहीं होती हैं। अतः मानव के जो कान होते हैं, मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इसका अर्थ यह होता है कि यह केवल 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि ही सुन सकता है। शोर तथा संगीत। शोर, ठीक है, शोर किसे कहते हैं? तो शोर देखो, हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की हम क्या करते हैं? ध्वनियों को सुनते हैं, ध्वनि को सुनते हैं। ठीक है, तो जो शोर मतलब हमारे जो ध्वनि हमारे कानों को पसंद ना आए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। ठीक है, जो हमारे कानों को अप्रिय लगे ऐसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। दूसरी ओर जो वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद लेते हैं, ठीक है, सुस्वर ध्वनि वह है जो कि हमारे कानों को सुखद लगती है। ठीक है, जिस ध्वनि को सुनने से हमारा मन प्रसन्न होता है। ठीक है, हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। ठीक है, सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी ये संगीत
ही रहेगा। ठीक है। अब ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही हम जानते हैं। वायु में अवांछित गैसों और कणों की उपस्थिति, ठीक है, वायु प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक अवांछित ध्वनि को हम क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं जैसे कि वाहनों की ध्वनियाँ, ठीक है, विस्फोट जिसमें कि पटाखों का फटना भी सम्मिलित होता है, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि। ठीक है। टेलीविज़न तथा ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के जैसे कुछ उपकरण हैं, कूलर हैं, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के उत्तरदायी कारण होते हैं। ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियाँ हैं? ध्वनि प्रदूषण से कुछ हानि भी होती हैं। ठीक है। तो परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य जो संबंधी समस्याओं का कारण बनती है। ठीक है। अनिद्रा, अति तनाव, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन, ठीक है, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से ही उत्पन्न होते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वह व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये ध्वनि प्रदूषण की हानि है। अब ध्वनि प्रदूषण को सीमित करने के कुछ उपाय भी हैं। अब हम वो पढ़ ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है। इसके लिए जो वायुयान के इंजन होते हैं, यातायात के वाहन होते हैं, औद्योगिक मशीनें तथा जो घरेलू उपकरण होते हैं, ठीक है, युक्तियाँ लगानी चाहिए। घरेलू उपकरणों में हमें रक्षात्मक युक्तियाँ लगानी चाहिए। आवासीय जो क्षेत्र होते हैं, ध्वनि प्रदूषण को हम कैसे उनको नियंत्रित करेंगे? तो ध्वनि प्रदूषण करने वाले क्रियाकलाप को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। ध्वनि जो उत्पन्न होती है, उत्पन्न करने वाले जो यंत्र होते हैं, उनको आवासीय क्षेत्रों से दूर, बहुत दूर ले जाकर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों में हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। ठीक है। जो चलने वाले वाहन होते हैं, उनमें हॉर्न जो लगी होती है, हमें उनका उपयोग कम से कम करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि ध्वनि आवाज़ तक ना पहुंच पाए। ठीक है। ये क्या है? ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय हैं। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में भेजे जाएंगे। ओके, जय हिंद स्टूडेंट्स।